जय हिंद स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर सौम्या गुप्ता और आज से मैं पढ़ाऊंगी आपको साइंस फॉर द सीडीएस एग्जामिनेशन। साइंस में हम सबसे पहले कवर करेंगे बायोलॉजी पोर्शन, फिर हम जाएंगे केमिस्ट्री की तरफ और फिर हम जाएंगे फिजिक्स की तरफ। बायोलॉजी में हम उस चीज़ से शुरुआत करेंगे जिससे हम सबकी शुरुआत हुई है, एक छोटा सा सेल। एक सेल वही बनाता है हमारा पूरा शरीर, वही बनाता है प्लांट्स, एनिमल्स। एक सेल्स के ग्रुप को हम बोलते हैं टिश्यूज। आगे जाके हम पढ़ेंगे टिश्यूज, ठीक है। टिश्यूज के ग्रुप को हम बोलते हैं ऑर्गन्स, हम फिर पढ़ेंगे ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के ग्रुप को बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम्स और ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर बनाते हैं एक पूरा स्ट्रक्चर, एक पूरा ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल या फिर कोई प्लांट, राइट। उसके बाद में हम जाएंगे केमिस्ट्री की तरफ। जैसे हम ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो बने होते हैं सेल्स के, वैसे ही जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं ना, वो बनी होती हैं छोटे छोटे एटम्स की, राइट। तो हम पढ़ेंगे एटम क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, एटॉमिक थ्योरीज कौन कौन सी दी गई थी, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स, एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट्स, सबको कवर करते हुए चलेंगे। उसके बाद में हम जाएंगे फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स में हम कवर करेंगे ये लाइट, साउंड, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग, सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं सेल से, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। तो सेल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि सेल को डिस्कवर किसने किया था। सबसे पहले किसने ये बताया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स के बने होते हैं। उसके बाद में हम कवर करेंगे कि इस सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये दिखता कैसा है, इसके फंक्शंस कैसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम कवर करेंगे जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? ये होती हैं जो सेल को बनाती हैं। जो अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो अलग अलग काम करती हैं, मैं आगे जाके आपको ये समझाऊंगी, ठीक है। उसके बाद में हम कवर करेंगे जो फंक्शंस होते हैं, जो अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज के फंक्शंस होते हैं, हम उनको कवर करेंगे। और आखिरी में हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे लिए क्यों ज़रूरी हो जाते हैं, जिससे हम ये समझ पाएँ कि प्रीवियस एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर ने हमसे पूछे हैं। एक बार हम ये समझ लेंगे ना, तो हमारे लिए एक स्मार्ट डायरेक्शन में तैयारी करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं कहानी हमारी, ठीक है। अब क्या हुआ, बहुत टाइम पहले एक साइंटिस्ट थे सर रॉबर्ट हुक, उन्होंने खुद एक माइक्रोस्कोप बनाया था, एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप था। उन्होंने उसके अंदर क्या देखा, सबसे पहले उन्होंने लिया, देखो ये एक ट्री था, ओक ट्री, ठीक है। कौन सा ट्री था ये? ओक ट्री था। ओक ट्री का जो छाल था ना, जो बार्क होती है, उसको उन्होंने देखा। जब उसको उन्होंने देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उन्हें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला। अब ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर दिख रहा है? एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखा था उनने, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। अब इसमें ये जो छोटे छोटे से हमें कंपार्टमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है, इन्हीं छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को उनने बोला सेल। अब पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात ये कि सेल एक लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है एक छोटा कमरा, छोटे छोटे पार्ट्स, राइट। इसीलिए इसका नाम पड़ा सेल। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि हु डिड द डिस्कवरी ऑफ अ सेल, तो आंसर जाएगा हमारा सर रॉबर्ट हुक, राइट। एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एक छोटा कमरा, अ लिटिल रूम, राइट। अब ये पहली बार था जब किसी ने ये हमें बताया था कि जो सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स के बने होते हैं, छोटे छोटे सेल्स के बने होते हैं, ठीक है। चलो अब क्या हुआ, अगर हमारे पास में ये क्वेश्चन आता है कि हु डिड द डिस्कवरी ऑफ अ लिविंग सेल, तब हमारा आंसर जरूर बदल जाएगा, क्योंकि जो बार्क सेल्स थे ना वो डेड सेल्स थे, राइट। तो डिस्कवरी ऑफ अ सेल अगर आएगा तो आंसर जाएगा सर रॉबर्ट हुक, और अगर आता है डिस्कवरी ऑफ अ लिविंग सेल, तब आंसर जाएगा सर एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने स्टडी किया था पॉन्ड के वाटर में मिलने वाले प्रोटोजोअन्स को स्टडी किया था, राइट। पॉन्ड के वाटर में मिलने वाले कुछ प्रोटोजोअन्स को उन्होंने स्टडी किया और उसके बाद में उन्होंने लिविंग सेल के बारे में बताया, ठीक है। चलो अब क्या हुआ, ये क्लियर हो गया। डिस्कवरी ऑफ अ सेल सर रॉबर्ट हुक, डिस्कवरी ऑफ अ लिविंग सेल किया सर एंटन वन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे माइक्रोस्कोप्स हमारे एडवांस होते गए, वैसे वैसे हम सेल को और अच्छी तरह से समझते गए। सेल के जो अंदर स्पेशल फीचर्स होते हैं, हमने उनको समझा, उनके स्ट्रक्चर को समझा, उनके फंक्शन को समझा। देखो जैसे हमारे शरीर का
जो ब्रेन होता है वो मैनेजर होता है, वैसे ही सेल का मैनेजर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ऑर्डर्स देता है, हम इस तरह से समझ सकते हैं। और न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? सर रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। ये 3 साइंटिस्ट के नाम हम बहुत अच्छे से याद रखेंगे। एक और टर्म प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। एक सेल के अंदर का जो पूरा लिविंग स्ट्रक्चर होता है A to Z हर चीज को मिलाकर हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसको टर्म को दिया था पुरकिंजे ने। ठीक है, ये साइंटिस्ट के नाम हम बहुत अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि MCQs अगर डायरेक्ट आते हैं तो यहाँ पे हमारा एक भी नंबर नहीं जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ना एक कहानी बताती हूँ। बहुत टाइम पहले दुनिया के 2 अलग अलग कोनों में 2 साइंटिस्ट थे, एक थे बॉटनिस्ट और एक थे जूलॉजिस्ट। अब जो बॉटनिस्ट होते हैं वो प्लांट्स पे काम करते हैं, जो जूलॉजिस्ट होते हैं वो एनिमल्स पे काम करते हैं। दोनों अलग अलग जगह थे, दोनों अलग अलग स्टडीज कर रहे थे। एक प्लांट पे स्टडी कर रहा था, एक एनिमल पे स्टडी कर रहा था, लेकिन इन दोनों ने एक ही बात बताई। क्या कॉमन बात बताई? कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं। इन दोनों ने यही चीज बताई, इसीलिए हमें क्या समझ में आया कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। प्लांट्स में भी यही दिख रहा है, एनिमल्स में भी यही दिख रहा है। साइंटिस्ट कौन कौन से थे? श्लिडन और श्वान। श्वान ने किया था एनिमल्स के ऊपर स्टडी, और श्लिडन ने किया था प्लांट्स के ऊपर स्टडी। ठीक है, इन दोनों ने स्टडी किया, ये बताया। एक और चीज बताई इनने, क्या बताया? कि एक सेल जो होता है ना वो बेसिक यूनिट होता है स्ट्रक्चर और फंक्शन का। अब बेसिक यूनिट का मतलब क्या होता है? बेसिक यूनिट का मतलब ये होता है कि एक अगर अकेला सेल है तो वो इंडिविजुअली केपेबल है सारी अपनी फंक्शनैलिटीज को करने के लिए। वो अकेला रह सकता है, अकेले अपनी सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकता है, इसीलिए उसको बोला जाता है बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एक एक सेल करके हमारा पूरा शरीर बनाता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स थे। उसके बाद में क्या हुआ? कुछ टाइम बाद आए सर रुडोल्फ वर्चो। सर रुडोल्फ वर्चो ने क्या बताया? उन्होंने सिर्फ एक ही लाइन बोली, ओमनिस सेलुला इज सेल्यूले। अब ये एक जर्मन लाइन है जिसका क्या मतलब है ये मैं बताती हूँ। देखो, जब उन्होंने बहुत सारे सेल्स देखे ना, तब उनके दिमाग में आया कि एक सेल से इतने सारे सेल्स आ कैसे रहे हैं, बहुत सारे सेल्स आ रहे हैं। ठीक है, तब उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे जब देखा तब उन्हें पता चला कि एक ही सेल डिवाइड हो रहा है 2 सेल्स में। मतलब ऑल द सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अगर एक सेल आ रहा है तो वो पुराने वाले ही सेल से आ रहा है। इसी को बोला जाता है ओमनिस सेलुला इज सेल्यूले जर्मन में। ठीक है, अब क्या ये जो तीनों लाइंस थी ना, क्या क्या हो गई तीनों लाइंस? कि हर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बना होता है छोटे छोटे सेल्स का। एक सेल ही होता है जो बेसिक यूनिट होता है स्ट्रक्चर और फंक्शन का, और ऑल द सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये तीनों जो पॉइंट्स थे ना, इन्हीं तीनों पॉइंट्स को मिलके बोला गया सेल थ्योरी। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं तो हम अच्छे से पढ़ लेंगे, श्लिडन, श्वान और वर्चो। राइट, सेल थ्योरी किस किस ने दी? श्लिडन, श्वान और वर्चो ने दी। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स थे ये मैंने बता दिए। सेल्स के बने होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, एंड ऑल द सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, चलो अब क्या होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ एक सिंगल सेल के बने होते हैं। एक सिंगल सेल ही है जो करवा रहा है रेस्पिरेशन, जो करवा रहा है एक्सक्रीशन, सारी चीजें वो सिंगल सेल ही कर रहा है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जो सिर्फ एक ही सेल के बने हुए हैं। यूनि मतलब 1, सेलुलर मतलब सेल, एक ही सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अमीबा इसका एक एग्जाम्पल है। ये अजीब सा दिखने वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, अमीबा इसका एक सबसे फेमस एग्जाम्पल है। अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, ये 4 एग्जाम्पल्स हैं। इन चारों एग्जाम्पल्स को हम बहुत अच्छे से याद रखेंगे। प्रीवियस ईयर्स में एक क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिसेल्युलर। ठीक है, तब अगर हमें ये एग्जाम्पल्स याद रहेंगे, ये एग्जाम में सीधे आए थे क्वेश्चंस, और ये एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, एनसीईआरटी में दिए गए ये एग्जाम्पल्स हैं, तो इसीलिए इनको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। अगर हम बात करें मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की, तो हम खुद बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने हुए हैं। सेल्स ने, देखो, सेल्स ने क्या बनाया?
टिश्यू बनाया, ठीक है, टिश्यू ने क्या बनाया, ऑर्गन बनाया, ऑर्गन ने क्या बनाया, ऑर्गन सिस्टम बनाया। अब ये ऑर्गन सिस्टम क्या, हार्ट जो होता है उसमें अलग टाइप के सेल्स होते हैं, लिवर जो होता है उसमें अलग टाइप के सेल्स होते हैं, किडनी जो होती है वो अलग टाइप के सेल्स होते हैं उसमें, ठीक है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, सबके लिए अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, राइट। इन्हीं ऑर्गन्स का एक सिस्टम होता है, और ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो मिलके डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मिलके बनाते हैं एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो इसमें बहुत सारे सेल्स आ गए, ठीक है, इसीलिए बोला गया मल्टी सेल्यूलर। क्या बोला गया, मल्टी सेल्यूलर, मोर देन वन सेल। एग्जाम्पल्स प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स हम बहुत अच्छे से याद रखेंगे। दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स हुए, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर जो एक ही सेल के बने हुए हैं, एक ही सेल है जो पूरा ऑर्गेनिज्म है, जो सारी एक्टिविटीज कर रहा है। मल्टी सेल्युलर का मतलब ये कि बहुत सारे सेल्स का बना हुआ है, और सेल्स का आगे ग्रुप मैंने एक्सप्लेन कर दिया। चलो, अब क्या होता है कि जो सेल होता है, अलग अलग सेल के शेप्स अलग अलग होते हैं। ये हम डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स देख रहे हैं, इनके अलग अलग शेप्स होते हैं। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि सारे सेल्स एक जैसे क्यों नहीं दिख सकते, सारे सेल्स एक जैसे भी तो दिख सकते थे, डिफिकल्टी हमारे लिए कम हो जाती पढ़ने में। नहीं, अलग अलग जो सेल्स होते हैं ना, उनका फंक्शन अलग अलग होता है, और अलग अलग फंक्शन की वजह से ही उनका शेप अलग अलग होता है। अब ये कैसे होता है ये मैं समझाती हूँ। देखो, सपोज मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई, ठीक है, मेरे ब्रेन से सिग्नल आया कि मुझे एक लाइन बनानी है, ब्रेन से मेरे हाथ तक सिग्नल आया है। अगर इतना लंबा डिस्टेंस कवर करना है उसको माइक्रो सेकेंड्स में, माइक्रो से भी बहुत कम सेकेंड्स में, तो छोटे छोटे अगर सेल्स अगर लोगे तुम, तो कैसे यहाँ से यहाँ तक जल्दी सिग्नल पहुँच पाएगा। आज बताऊंगी कल बना पाऊंगी, ऐसा नहीं होगा। बहुत लंबे लंबे सेल्स होते हैं। ये सबसे लंबा सेल हमें दिख रहा है, ये होता है हमारा न्यूरॉन। न्यूरॉन होता है हमारा ब्रेन सेल, ठीक है। जो ब्रेन में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, जिससे क्योंकि उनका क्या फंक्शन होता है, उनका फंक्शन होता है ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, राइट। अब ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए उनको लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर करने पड़ते हैं, तो इसीलिए बहुत लंबे लंबे सेल्स होते हैं। तो मतलब फंक्शन के ऊपर उसका स्ट्रक्चर डिपेंड किया है, राइट। अब ये जैसे हमारा मसल सेल है, मसल सेल होता है हमारा स्पिंडल शेप, इसका भी एक अलग स्ट्रक्चर हो गया। तो क्या याद रखना है कि फंक्शन के अकॉर्डिंग सबका शेप डिसाइड होता है, फंक्शन के अकॉर्डिंग उनका साइज डिसाइड होता है, ठीक है। अब देखो, साइज की अगर बात की जाए तो बैक्टीरिया हमें दिख सकता है क्या, नेकेड आई से वी कैन नॉट सी अ बैक्टीरिया, हमें उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ता है, ठीक है। अब क्या होता है कि बैक्टीरिया तो इतना छोटा है, लेकिन ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो एक सिंगल सेल है, इतना बड़ा सा सेल। देख रहे हो कितनी खूबसूरती है इस नेचर में, इतनी सारी वेराइटीज मिलती हैं। एक तो ऐसा है जो आंखों से दिख भी नहीं रहा है, और एक इतना बड़ा एग, ठीक है, दोनों सेल्स हैं, राइट, एक ही सेल हैं दोनों, मतलब एक एक ही सेल हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर की। सपोज कोई एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, ठीक है, वहां पे कोई कंपनी चल रही है, तो वहां पे अलग अलग काम करते हैं सब, राइट। एक आईटी टीम होगी, एक कुछ और काम करने वाली टीम होगी, एक जो रिसेप्शन पे बैठने वाले होंगे, जो बाकी का मैनेज करते होंगे, सारी अलग अलग टीम्स होती हैं। काम पूरा डिवाइडेड होता है, सब लोग एक ही काम तो कर नहीं रहे होते हैं, जो स्पेशलाइजेशन होता है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होता है, राइट। सब लोग अपने स्पेशलाइज्ड वाले डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तभी वो इफेक्टिवली काम कर पा रहे हैं। इसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, काम का डिवीजन बोलते हैं इसको। एक सेल में ये डिवीजन ऑफ लेबर होता है। देखो, ह्यूमन बॉडी में तो होता ही है कि हमारा हार्ट सर्कुलेशन में हेल्प कर रहा है, ब्लड को पंप करने में हेल्प कर रहा है, लंग्स जो हैं वो हमारी एयर को प्यूरिफाई कर रहे हैं, ठीक है, किडनीज जो हैं उनका एक्सक्रीशन में रोल है। इसी तरह से सेल में भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है, अलग अलग ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। क्या बोला मैंने, ऑर्गेनेलीज, यहाँ पे ये वर्ड आ जाता है। यही है हमारे काम करने वाली अलग अलग छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज, जो हमारे पूरे सेल को एक साथ मिलके उसका फंक्शन करवाती हैं। सारी सेल ऑर्गेनेलीज के ना अलग अलग फंक्शंस होते हैं, कोई कुछ काम करती है, कोई कुछ काम करती है। आगे जाके हम समझेंगे व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ लेबर हमें ह्यूमन बॉडी में तो दिखता ही है, एनिमल्स प्लांट्स में भी दिखेगा, ठीक है। ऐसे ही डिवीजन ऑफ लेबर हमें दिखता है सेल्स में, और सेल्स में जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है वो करती हैं डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। चलो, अब
हम पढ़ते हैं कि एक सेल का स्ट्रक्चर बनता कैसे है, एक सेल में क्या क्या चीज़ें होती ही हैं। सपोज मैं इस कमरे में खड़ी हुई हूँ, ठीक है। अब इस कमरे के आसपास ये जो दीवार बनी हुई है, ये दीवार ही जो सेल की होती है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक सेल की एक मेम्ब्रेन होती है, एक ऊपरी जो परत होती है सेल की जो उसको डिवाइड करती है, जो सेल के अंदर के कंपोनेंट्स होते हैं उसको बाहरी एनवायरनमेंट से जो डिवाइड करने वाली जो एक लेयर होती है हम उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल की जो मेम्ब्रेन है ये यूनिवर्सली प्रेजेंट होती है, सारे सेल्स में ये लेयर होती ही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट आता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मैंने बताया था जैसे ब्रेन हमारे पूरे शरीर का मैनेजर होता है वैसे न्यूक्लियस हमारे सेल का मैनेजर होता है, ठीक है। न्यूक्लियस को अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे। और साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है? सारा जो अंदर सेल के फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसमें अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब कोई भी सेल हुआ, मैंने क्या क्या चीज़ें बताई कि उसमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी जो दीवार बनी हुई है वो होगी, ठीक है। न्यूक्लियस होगा जो फंक्शंस दे रहा होगा, सारी की सारी जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनको फंक्शन दे रहा होगा, उनको ऑर्डर दे रहा होगा कि आपको ये फंक्शन करना है, आपको ये फंक्शन करना है, राइट। और क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा, एक बेसिक फ्लूइड मटेरियल होगा जिसके अंदर ये सब कुछ प्रेजेंट होगा, सारी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगी, राइट। तो 3 चीज़ें हमने पढ़ ली। देखो अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले मैंने क्या बताया, हम पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? बाहरी जो परत है, जो बाहरी जो मेम्ब्रेन है जो डिवाइड कर रही है सारे सेल के अंदर के कंपोनेंट्स को एनवायरनमेंट से, राइट, उसको हमने बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं हम वो देखते हैं। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग, जैसा मैंने बताया, ठीक है। इट इज़ अ यूनिवर्सल मेम्ब्रेन। डबल स्टार बना लो यार इस पर, यूनिवर्सल मेम्ब्रेन होती है। इसके ऊपर क्वेश्चन आया है प्रीवियसली एग्जाम में कि इज इट यूनिवर्सल और इज इट नॉट, ठीक है, यूनिवर्सल। उसके बाद में आता है इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या है ये याद रखेंगे, दैट इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। कंपोजिशन भी याद रखेंगे, इस पे भी स्टार। उसके बाद में लिखा हुआ है कि इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। अब सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है? देखो, अगर सेल को ऑक्सीजन लेना है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हम इनहेल एक्सहेल करते हैं, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं क्योंकि वो वेस्ट मटेरियल होता है, ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं। वैसे ही सेल भी ये सब चीज़ें करता है, ठीक है। अब जैसे कि न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं अंदर या फिर ऑक्सीजन आ रहा है अंदर, सिर्फ इन्हीं चीज़ों को आने देता है सेल, इन्हीं चीज़ों को आने देती है वो परत, वो अलाउ ही इन्हीं सब चीज़ों को करती है। सारी चीज़ें अंदर या सारी चीज़ें बाहर नहीं जा सकती सेल से, इसीलिए ये सिलेक्टिव हुआ, ठीक है। सिलेक्टिव है चीज़ों में कि भैया यही अंदर आएगा, भैया यही बाहर जाएगा। इसीलिए हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोला है कि इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। डबल स्टार बना लेना इस पर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये हो जाता है कि वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, ठीक है। उसके बाद में अब हम ये समझेंगे कि चीज़ों का ट्रांसफर हो कैसे रहा है, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर, वाटर का ट्रांसफर अक्रॉस द सेल कैसे हो रहा है, उन सब प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं, अब हम उनको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले वर्ड आता है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन को समझाती हूँ मैं। सपोज 2 कमरे इमेजिन करो जिनकी एक कॉमन वॉल है बीच में जहाँ पे गेट लगा हुआ है। एक अगर कमरा है उसमें लोग ठसाठस भरे हुए हैं और एक कमरे में सिर्फ 1-2 लोग हैं, ठीक है। ठसाठस इतने कि सांस लेने की, पैर रखने की जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा। अब एकदम से अगर मैंने वो गेट खोल दिया तो पूरी की पूरी भीड़ यहाँ आएगी, हबड़ा तबड़ी मच जाएगी, सबके सब एकदम से खाली जगह में आने की कोशिश करेंगे। जहाँ हाई कंसंट्रेशन था लोगों का वहाँ से लोग गए लो कंसंट्रेशन में, राइट। इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। अगर गैसेस की बात करें तो गैस अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन वाले एरिया में आ रही है, अगर हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आ रही है तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। इसी तरह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी चेंज होता है। ऑक्सीजन उसको ज़रूरी है किसी भी सेल को उसके फंक्शंस करने के लिए, ठीक है। और जो वेस्ट गैस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो भी बाहर जाएगी, ठीक है। तो इसमें सपोज ये मैंने बनाए, ठीक है।
अब देखो ये सेल है, सेल के बाहर अगर कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, राइट, थोड़ी अंदर भी आ रही होगी, राइट, तो इसका जो नेट इफेक्ट होगा उसको बोलेंगे हम डिफ्यूजन। ठीक है, बहुत सारी बाहर जा रही है क्योंकि अंदर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया, हायर कंसंट्रेशन से बाहर लो कंसंट्रेशन में जा रही है। ठीक है, तो इसमें जो नेट इफेक्ट होगा उसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन ऑफ गैस। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ गैस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसफर होगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, हम उसको बोलेंगे डिफ्यूजन, राइट। चलो अब अगर हम बात करते हैं वाटर के मूवमेंट की, कि पानी कैसे मूव होता है, तो उसके लिए वर्ड हमारा आता है ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस एक स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन है। जैसे गैसेस डिफ्यूज होती है ना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करती हैं, वैसे ही अगर वाटर मूव कर रहा है तो उसको बस टर्मिनोलॉजी अलग दे दिया, ऑस्मोसिस बोल दिया। मतलब क्या हुआ? ऑस्मोसिस एक स्पेशल केस हो गया डिफ्यूजन का। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर में मूव करना। चलो ठीक है, इसको मैं एक बार समझाती हूँ। सपोज ये मैंने 2 बीकर्स लिए, ठीक है, इसमें अपन भर देते हैं पानी। इसमें हम डाल देते हैं शक्कर एक में, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कहाँ हुआ? यहाँ हुआ। ये क्या हुआ? पानी मिट गया भाई। हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करना, ठीक है। ऑस्मोसिस का मतलब वाटर का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होना, एक स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन है, इतना सिंपल है, ठीक है। ऑस्मोसिस हमें बहुत सारी चीज़ों में देखने को मिलता है। सपोज अपन जब पानी डालते हैं ना, रूट्स में पानी डालते हैं किसी भी प्लांट के, तब रूट कैसे अब्जॉर्ब कर रहा है, रूट के सेल्स कैसे अब्जॉर्ब कर रहे हैं पानी को? ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है। तो सेल के अगर आर पार पानी जा रहा है या आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। अब इसमें एक चीज समझाती हूँ मैं। देखो, अगर ये मेरा कोई सेल है, ठीक है, इसके बाहर बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, तो पानी कहाँ मूव करेगा? पानी मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जब पानी मूव किया तब ये सेल थोड़ा स्वेल अप हो जाएगा, फूल जाएगा सेल, क्योंकि पानी चला गया उसके अंदर। अगर ऐसे ही मीडियम में हम सेल को रखते हैं तो इस मीडियम को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक मीडियम। मतलब ऐसा मीडियम जहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जहाँ पे हम सेल डालेंगे तो सेल के अंदर पानी आएगा और सेल स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है। अब हमने एक सेल बनाया जिसमें पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू आउटसाइड, क्योंकि ये जो बाहर वाला था ना, इसमें कुछ मिला हुआ था, और कंपेयर अगर किया जाए तो सेल में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा था इस मीडियम में, तो पानी बाहर जाएगा। पानी अगर बाहर गया तो सेल को क्या होगा? सेल श्रिंक हो जाएगा, सूख जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मीडियम को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मीडियम का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी मीडियम जिसमें हम सेल को अगर रखेंगे तो सेल श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि पानी उसमें से बाहर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर जो वाटर की कंसंट्रेशन थी वो कम थी, ठीक है। 2 मीडियम्स हमने पढ़े। इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताती हूँ। देखो, ये किशमिश है। किशमिश जब हम रख देते हैं भिगोकर, अगर हमने रात भर उसको पानी में भिगोकर रख दिया, पानी में भी भिगोकर रखने का मतलब क्या हुआ? पानी की कंसंट्रेशन बाहर थी, ज़्यादा थी सेल से, राइट। तो पानी अंदर आया, किशमिश के अंदर पानी बहुत सारा आया, तो किशमिश सुबह तक फूल जाती है। मतलब हमने किस मीडियम में रखा? हाइपोटोनिक मीडियम में रखा, ठीक है।
तो ये हमें समझ में आया रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑस्मोसिस का। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑस्मोसिस इज बेसिकली अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन, है ना। अगर हम बात कर रहे थे गैसेस की तो वो उसको हम डिफ्यूजन बोल रहे थे, वाटर आ गया तो उसी को हमने बोल दिया ऑस्मोसिस, ठीक है, इतना सिंपल है। मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन, वो रूम वाला एग्जाम्पल याद है, बहुत सारे लोग अगर होंगे, अगर गेट एकदम से खुलेगा तो वो जाएंगे खाली वाले रूम में, ठीक है। अब ये 3 काइंड्स ऑफ मीडियम में होता है, हाइपोटोनिक मीडियम जिसमें स्वेल हो जाता है, ये मैंने बताया था, बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। हाइपोटोनिक मीडियम जहाँ पे बाहर वाटर का जो कंसंट्रेशन था वो कम था, इसीलिए सेल श्रिंक हो गया था क्योंकि उससे पानी बाहर चला गया था। अब एक और मीडियम आता है आइसोटोनिक मीडियम। आइसोटोनिक मीडियम का मतलब क्या होता है, देखो अगर सेल में और उसके एनवायरनमेंट में वाटर का कंसंट्रेशन सेम है, ठीक है, सपोज मैंने ये एक सेल बनाया है, इसमें वाटर का कंसंट्रेशन बाहर से सेम है, तो जितना पानी बाहर जा रहा होगा उतना ही पानी अंदर भी आ रहा होगा, मतलब नेट इफेक्ट क्या हुआ, नेट इफेक्ट हुआ 0, ठीक है। ऐसे ही मीडियम को हम बोलते हैं आइसोटोनिक मीडियम, ठीक है। तो हमें आइसोटोनिक मीडियम का भी मतलब समझ में आ गया, जहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो जो है सेल के इक्वल है, सेल के इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब सेल स्वेल्स इन हाइपोटोनिक मीडियम, सेल श्रिंक्स इन हाइपरटोनिक मीडियम एंड रिमेन्स ऑफ द सेम साइज इन आइसोटोनिक मीडियम, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। ऑस्मोसिस भी देख लिया, ऑस्मोसिस का कहाँ एग्जाम्पल था, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स। प्लांट के जब रूट्स में हमने पानी डाला था तब क्या हुआ था, पानी एब्जॉर्ब हो गया था, ऑस्मोसिस बोला था। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर बाय प्लांट रूट्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। चलो ये हमारी खत्म हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने क्या क्या पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये पढ़ा कि वो एक यूनिवर्सल मेम्ब्रेन होती है, सारे सेल्स में प्रेजेंट होगी ही होगी, एक दीवार तो होगी ही जो सेल को सेपरेट करेगी, बाहरी एनवायरनमेंट से सेपरेट करेगी, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, सिर्फ कुछ ही सब्सटेंसेस को अंदर आने देती है या बाहर जाने देती है, हमने ये पढ़ा, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डिफ्यूजन मतलब गैसेस का ट्रांसपोर्ट, हमने पढ़ा ऑस्मोसिस मतलब वाटर का ट्रांसपोर्ट। ये सारे ट्रांसपोर्ट्स कैसे हो रहे हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस, जो है हमारा मैनेजर, सेल का जो मैनेजर होता है हम उसी को बोलते हैं न्यूक्लियस। जैसे ब्रेन हमारा मैनेजर वैसे न्यूक्लियस सेल का मैनेजर, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस होता है यही ऑर्डर देता है सेल को कि ये फंक्शन होना है, इस चीज की जरूरत है, ठीक है। इसी न्यूक्लियस में होती हैं डबल मेम्ब्रेन्स। अब डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं तो प्लीज इस पर डबल स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है कि न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन जो होती है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना वो डबल लेयर्ड होती है, इस चीज को हम अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे डबल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, और ये जो डबल लेयर्स होती है ना इसमें होते हैं ऐसे पोर्स, बीच बीच में ना ये पोर्स दिख रहे हैं, ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये पोर्स क्यों प्रेजेंट होते हैं, इंफॉर्मेशन या फिर कुछ भी अगर मटेरियल है उसको सेल में मतलब न्यूक्लियस से बाहर ले जाने में या अंदर लाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये जो पोर्स होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। चलो द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स, उसके बाद इट कंटेन्स क्रोमोसोम्स। अब ये क्रोमोसोम्स क्या होता है, देखो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और क्रोमोसोम्स ही होते हैं जो इनहेरिटेंस में हेल्प करते हैं। अब हम सबसे पहले ये समझेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है। आप अपने मम्मी पापा जैसे दिखते हैं, ठीक है, बहुत सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं वो पेरेंट्स के हमारे अंदर आते हैं, राइट। इसी ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन इज नोन एज इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इसी को इनहेरिटेंस बोलते हैं। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा डीएनए। डीएनए हमने नाम सुना हुआ है, ठीक है। अब डीएनए जो होता है वो किस तरह से क्रोमोसोम्स बनाता है हम इस चीज को समझेंगे, ठीक है। देखिए मैं एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। इसको हम कंसिडर करेंगे एक प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन का नाम है हिस्टोन, अभी मैं नाम बताऊंगी, ठीक है। एक हिस्टोन प्रोटीन के आसपास
अगर हम एक डीएनए को रैप अराउंड कर देंगे इस तरह से, ठीक है, दिख रहा है, इस तरह से अगर हम रैप अराउंड कर देंगे तो एक रॉड शेप स्ट्रक्चर बनेगा, उसको हमने बोला है क्रोमोसोम। ठीक है, क्या हुआ, एक प्रोटीन लिया मैंने, प्रोटीन के अराउंड हमने डीएनए को रैप अप कर लिया। डीएनए क्या होता है, बहुत लंबा लंबा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डीएनए जो होता है, अगर हम बात करें पूरे हमारे शरीर में जो टोटल सेल्स में डीएनए प्रेजेंट है, उसकी लेंथ इतनी, अगर जोड़ दिया जाए उन सब की लेंथ को, तो उसकी लेंथ इतनी होती है कि हम यहाँ से लेकर मून तक जा सकते हैं, इतनी लेंथ होती है। ठीक है, एक ही ऑर्गेनिज्म में। तो डीएनए इतना बड़ा इतने छोटे से सेल में कैसे आता है। अब ये जो डीएनए, सपोज ये डीएनए है, ये डीएनए यहाँ पे बना हुआ है, डीएनए किसके अराउंड रैप अप हुआ, एक प्रोटीन के अराउंड रैप अप हुआ, जिसका नाम हम याद रखेंगे, क्या नाम है उसका, हिस्टोन नाम है उसका। हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं उसके अराउंड रैप अप कर लेता है ये डीएनए और बना लेता है इस टाइप का क्रोमोसोम। ठीक है, एक रॉड शेप स्ट्रक्चर बना रहेगा, वो कंडेंस होके, उसको हमने बोला क्रोमोसोम। ठीक है, अभी हम समझते हैं कि क्रोमोसोम, अब क्रोमोसोम अगर डीएनए और प्रोटीन्स का बना हुआ है, डीएनए का बना हुआ है, तो क्रोमोसोम का बेसिक फंक्शन क्या होगा, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। क्या बोला मैंने इसको, इनहेरिटेंस बोला। ठीक है, इनहेरिटेंस में कौन हेल्प कर रहा है, क्रोमोसोम हेल्प कर रहा है। अब हमें एक चीज समझनी जरूरी है कि जब एक सेल दो सेल्स में डिवाइड होता है, क्रोमोसोम सिर्फ तभी विजिबल होते हैं। ठीक है, बाकी के टाइम जब सेल डिवाइड होने की कंडीशन में नहीं होता है, तब सेल इस तरह प्रोटीन्स के आसपास ऐसे रोल अप होके पूरा रॉड शेप स्ट्रक्चर नहीं बनाता है, डीएनए ऐसा ही फैला रहता है, उसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। अगर क्रोमोसोम के फॉर्म में वो नहीं है, ठीक है, ऐसे ही सेल में पड़ा हुआ है, कंडेंस्ड फॉर्म में नहीं है, तो उसको हमने बोला क्रोमैटिन मटेरियल। समझ में आया, क्रोमोसोम किस किस चीज का बना हुआ है, डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, किस चीज में हेल्प कर रहा है, इनहेरिटेंस में हेल्प कर रहा है। कब विजिबल है, सिर्फ उस टाइम पे जब एक सेल डिवाइड हो रहा है, तभी सिर्फ क्रोमोसोम विजिबल होगा। अब क्रोमोसोम्स के कितने पेयर्स होते हैं, 22 पेयर्स होते हैं नॉर्मल, और 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का। टोटल कितने पेयर्स हो गए, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये हम याद रखेंगे, 22 पेयर्स नॉर्मल, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है। ठीक है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स ने किस में हेल्प की, हमें हेल्प की क्रोमोसोम्स ने इनहेरिटेंस में। ठीक है, उसके बाद में इट कंटेन्स द डीएनए मॉलिक्यूल, contains the information that is necessary for constructing and organizing the cells। अब जो डीएनए होता है उसी में वो इंफॉर्मेशन होती है जो सेल के सारे फंक्शंस को चलाने के लिए काम आती है। हमारा जो डीएनए होता है ना, उसका 99% जो पोर्शन होता है उसमें कुछ काम की इंफॉर्मेशन नहीं होती। जो 1% जो पोर्शन बचा हुआ है ना, उसी में काम की इंफॉर्मेशन जो होती है उसको हम बोलते हैं जीन। ठीक है, तो क्या हुआ, जो फंक्शनल कंपोनेंट है डीएनए का, जो सिर्फ 1% होता है, उसको हम बोलते हैं जीन्स। बहुत बड़ा डीएनए होता है, उसका 99% तो ऐसा ही है, उसको हमने बोला जंक डीएनए। जो पोर्शन में कोई भी इंफॉर्मेशन कैरी नहीं कर रहा है, जो भी पोर्शन डीएनए का, उसको हम बोलते हैं जंक डीएनए। वो कवर करता है हमारा 99%। जो 1% बचा हुआ है उसको हमने बोला जीन, मतलब द फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर नोन एज जीन्स। ठीक है, इस चीज को हम याद रखेंगे। हमने क्या क्या टर्मिनोलॉजीज पढ़ी, हमने पढ़ा क्रोमोसोम, हमने पढ़ा डीएनए और प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कौन सा, हिस्टोन्स पढ़ा। ठीक है, हिस्टोन्स के आसपास ही जब डीएनए रैप अप होता जाता है, तब हमने बना लिया था एक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कब विजिबल था, सिर्फ उस टाइम पे विजिबल था जब सेल डिवाइड होने की कंडीशन में है, नहीं तो सेल में क्या प्रेजेंट होगा, क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट होगा। हमने ये पढ़ा, डीएनए इनहेरिटेंस में हेल्प करता है, राइट, मतलब क्रोमोसोम का भी फंक्शन क्या हुआ, इनहेरिटेंस हुआ, क्योंकि डीएनए प्रोटीन के अराउंड ही रैप अप होकर क्रोमोसोम बना रहा है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा कि डीएनए का 99 जो % है वो पूरा पोर्शन जंक डीएनए का होता है। 1% जो पोर्शन होता है वही होता है जो फंक्शनल पोर्शन होता है, उसको हम बोलते हैं जीन।
ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, हमने कवर कर ली, ठीक है। अब फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस। अब फंक्शंस क्या हुए, न्यूक्लियस प्लेज द सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। कुछ भी अगर हो रहा है, सेल डिवाइड हो रहा है, तो मैनेजर ही बताएगा कि कब क्या करना है। तो न्यूक्लियस हमें ये बताएगा कब क्या करना है। सेलुलर रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट काम हो जाएगा हमारे न्यूक्लियस का, ठीक है। आगे, इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल पार्ट अलॉन्ग विद द एनवायरनमेंट इन डिटरमाइनिंग द वे इन विच द सेल विल डेवलप। अब इसका मतलब क्या, अगर हमने देखा था कि सेल को हमने अलग अलग मीडियम्स में डाला था, हाइपोटोनिक मीडियम में डाला था, हाइपरटोनिक मीडियम में डाला था, ठीक है, तो सेल या तो स्वेल हो गया था या श्रिंक हो गया था, तो एनवायरनमेंट का फर्क पड़ रहा है सेल पे। वैसे ही न्यूक्लियस जो फंक्शंस देता है, जो ऑर्डर्स देता है फंक्शंस करने के लिए, वो भी सेल को इफेक्ट करते हैं, एनवायरनमेंट भी सेल को इफेक्ट करता है। तो न्यूक्लियस का एक और काम क्या हो गया, एनवायरनमेंट के साथ मिलकर सेल के पूरे स्ट्रक्चर को बताना कि कैसा होने वाला है स्ट्रक्चर, क्या होने वाले हैं इसके फंक्शंस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या हुआ, अच्छा एक सेकेंड है ना, ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। ये फिर से यहाँ पे आ गया, चलो हट गया, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ये क्या होता है, सपोज ये एक सेल है, सेल के अंदर मैंने बताया न्यूक्लियस होता है, वो मैनेजर होता है, राइट। अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो न्यूक्लियस के आसपास होती है, जो न्यूक्लियस के मटेरियल्स को सेल के मटेरियल से सेपरेट कर रही है, अगर वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में पूरी तरह से डेवलप्ड है या पूरी तरह से डेवलप नहीं है, इस बेसिस पे हमने डिवाइड किया है ऑर्गेनिजम्स को इनटू प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रिमिटिव का मतलब पुराने टाइप का, जिसमें एडवांसमेंट नहीं हुआ, तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो वेल डिफाइन होती ही नहीं है, न्यूक्लियर जो मटेरियल होता है वो वेल डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही पड़ा हुआ है सेल में, इसीलिए हमने उसको बोला प्रोकैरियोट, ठीक है। नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही नहीं है, न्यूक्लियस इल डिफाइंड है, अच्छे से वहाँ पे है नहीं, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें ये फीचर प्रेजेंट होता है उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सच अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, डबल स्टार बना लेंगे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जो न्यूक्लियस होता है हम उसको न्यूक्लियस बोलने की जगह बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। क्या बोला हमने उसको, न्यूक्लियोइड। ये टर्म हम बहुत अच्छे से याद रखेंगे। चलिए, ये कंपैरेटिवली यूकैरियोट से स्मॉलर इन साइज होते हैं। यूकैरियोट समझते हैं, यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, हम उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं यूकैरियोट्स। एग्जाम्पल्स क्या हैं, हम, प्लांट्स, ये सब एग्जाम्पल्स हो जाते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के। प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा। एनसीईआरटी से सीधे उठ के आए एग्जाम्पल्स, याद रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे। बैक्टीरिया हो जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाएगा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। अब अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो उसमें प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, ये तीनों एग्जाम्पल्स हम अच्छी तरह से याद रखेंगे। एक और डिफरेंस है, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में सिंगल क्रोमोसोम होगा, यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें मोर देन 1 क्रोमोसोम होगा। इस चीज़ को हम याद रखेंगे। ये मेजर कुछ डिफरेंसेस थे जो हमने पढ़े। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, एक प्रॉपर मेम्ब्रेन के साथ में, एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में, ठीक है। और क्या स्मॉलर इन साइज होते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कंपैरेटिवली बिगर इन साइज होते हैं, ठीक है।
और क्या पढ़ा था हमने, और हमने ये समझा कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है, ये एक बैक्टीरिया है, इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम समझते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया था, न्यूक्लियोइड बोलते हैं हम उस रीजन को जो हमारा न्यूक्लियस वाला रीजन है। न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, न्यूक्लियोइड बोलेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने समझाई थी कि एक यूनिवर्सल लेयर होती है, एक यूनिवर्सल मेम्ब्रेन होती है किसी भी सेल के आसपास। एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल अभी हम आगे समझेंगे कि क्या होता है। ठीक है, एक बैक्टीरिया में कैप्सूल भी प्रेजेंट होता है, जो पूरी आउटर कवरिंग है उसको हमने बोला कैप्सूल। ठीक है, अब ये जो स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं पाइलस। पाइलस का मतलब क्या होता है, वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं किसी भी जगह पे स्टिक करने में, अधेयर करने में एक सरफेस से, उनको हमने बोला पाइलस। ठीक है, अब फ्लैजेलम, फ्लैजेलम एक ये लंबा सा पतला सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये करता है बैक्टीरिया को हेल्प मोटिलिटी में, किसी भी मूवमेंट में, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में बैक्टीरिया को हेल्प कर रहा है फ्लैजेलम। ठीक है, और उसके बाद में राइबोसोम्स लिखा हुआ है। राइबोसोम्स भी एक टाइप के सेल ऑर्गेनेली हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे कि इनका क्या फंक्शन होता है। प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं राइबोसोम्स। ये एक नॉर्मल एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हो गया। क्या क्या पढ़ा हमने इसमें, कि एक न्यूक्लियोइड होगा, साइटोप्लाज्म होगा जिसमें सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे, जो भी चीज़ें प्रेजेंट होंगी। ठीक है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी जो सबसे आउटर लेयर होती है, एक सेल वॉल होगी जिसको हम आगे पढ़ेंगे, एक कैप्सूल होगा, पाइलस होगा जो अधेयर करने में हेल्प करेगा, एक फ्लैजेलम होगा जो मोटिलिटी में हेल्प करेगा, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अब हम समझने वाले हैं साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म क्या होता है, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के आसपास। वो फ्लूइड लाइक मटेरियल जो होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, उसी साइटोप्लाज्म में हमारी सारी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। अब एक वर्ड हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये टर्म किसने दिया था, पुरकिंजे ने दिया था। ठीक है, स्टार्टिंग की स्लाइड में हमने पढ़ा था ये टर्म। अब प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या फर्क होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल के बाहर जो आउटर कवरिंग है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के आसपास पूरा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। अगर इसी न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को मिलाकर एक टर्म बताएं तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। जो भी लिविंग कंटेंट प्रेजेंट है इनसाइड द साइटोप्लाज्म इज नोन एज द प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या हुआ, फ्लूइड कंटेंट हुआ जिसमें सारे मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस के साथ मिलकर जो हमने साइटोप्लाज्म को बोला है, एक टर्म दिया है, उसको हमने बोला है प्रोटोप्लाज्म। इट इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इट ऑल्सो कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज। स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज डिफरेंट जो वर्कर्स होते हैं फैक्ट्री में, उसी तरह सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनका फंक्शन स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, उसके बाद में ईच ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, अभी पढ़ेंगे। ऑर्गेनेलीज आर इंक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स। देखो क्या होता है, सपोज कोई मेला लगा हुआ है। ठीक है, हमारे स्कूल में हम जाते थे, वहाँ पे सपोज कोई मेला लगता था तो कोई स्टॉल्स लगाता था, कोई रंगोली बनाता था, कोई आर्ट में रहता था, कोई डेकोरेट वगैरह करता था। सब लोग अलग अलग काम कर रहे थे, अलग अलग काम कर रहे थे, वो मिलके हमारा एक एग्जीक्यूट होता था, एक अच्छा सा जो मेला लगता था। ठीक है, वैसे ही अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जो अपने अपने काम में स्पेशलाइज होते हैं। अब क्लास में जो सबसे अच्छी रंगोली बनाता होगा वो रंगोली बना रहा होगा, जो आर्ट वर्क में बहुत अच्छा होगा वो डेकोरेट कर रहा होगा। इसी तरह स्पेशलाइज्ड जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं अलग अलग, वो अपना काम करती हैं सेल को एक ओवरऑल अच्छी तरह से फंक्शनलाइज करने में। ठीक है, और ये सारी ऑर्गेनेलीज कहाँ प्रेजेंट होती हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, चलो अभी हम पढ़ते हैं सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या होता है, एक चीज़ बताती हूँ, सेल वॉल एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती है, प्लांट्स में प्रेजेंट होती है।
अब हमें प्रेजेंट क्यों नहीं होती, ये समझने से पहले हम ये समझते हैं कि प्लांट्स में प्रेजेंट क्यों होती है। सपोज बहुत तेज बारिश हुई, ठीक है, अब उस तेज बारिश में सारे एनिमल्स तो शेल्टर्स में चले जाएंगे, राइट, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो सेडेंटरी होते हैं, एक ही जगह होते हैं, ठीक है, अब वो तो मूव कर नहीं पाएंगे, तो उनको बचना होगा इतनी तेज बारिश से। तो इसीलिए प्लांट सेल्स जो होते हैं उनके आसपास ना एक लेयर प्रेजेंट होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो एक यूनिवर्सल लेयर है ही, उसके भी पास में, उसके बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। अब अगर ये प्रोटेक्शन के लिए, मैंने बोला है कि ये प्रोटेक्शन के लिए होती है, तो इसका क्या फंक्शन होगा, जो भी प्रोटेक्शन के लिए होता है वो बॉडीगार्ड जो होता है वो स्ट्रांग होते हैं, तो ये जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, ठीक है, किसी भी डैमेज से बचाती है। मैंने क्या बताया था डिफ्यूजन में, ऑस्मोसिस में, कि अगर हाइपोटोनिक मीडियम है तो उसमें सेल स्वेल करता है, ठीक है, अगर प्लांट के आसपास अगर सेल वॉल नहीं होती तो अगर बारिश हो रही होती सेल स्वेल करते बर्स्ट हो जाते, लेकिन अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो उस चीज को बचाएगा, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा सेल को कि वो हाइपोटोनिक मीडियम में बर्स्ट ना हो, बच जाए, ठीक है। और एनिमल्स जो हैं वो अपने आप को किसी भी जगह छुपा के अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए उनमें सेल वॉल की ज़रूरत नहीं थी। प्लांट्स में जो ये सेल वॉल होती है इसका कंपोजिशन हमें याद रखना है कि ये सेल्यूलोज की बनी होती है, ये क्वेश्चन आया है। कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल में 4 ऑप्शंस दिए गए थे अलग अलग सब्सटेंसेस के, उसमें सेल्यूलोज गया था आंसर। प्लांट सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। अब प्लांट्स के साथ में ही फंजाई और बैक्टीरिया, ठीक है, इन दोनों में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन्स की, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि अगर बैक्टीरिया है तो उसकी वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन्स की, और अगर फंजाई है तो उसकी जो वॉल होती है वो बनी होती है काइटिन की, ठीक है। क्या क्या पढ़ा हमने कंपोजिशन में कि प्लांट्स की जो सेल वॉल होगी वो बनी होगी सेल्यूलोज की, ठीक है, बैक्टीरिया की जो होगी वो बनी होगी पेप्टिडोग्लाइकन्स की, और फंजाई की जो सेल वॉल होगी वो बनी होगी काइटिन की, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द सेल इन द हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडियम, ये मैंने बताया, बारिश वाला एग्जाम्पल था, ठीक है, याद रखेंगे। बहुत ज़्यादा पानी है बाहर, सेल स्वेल होकर बर्स्ट ना हो जाए उससे बचाने के लिए सेल वॉल प्रेजेंट होती है, समझ में आ गया। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी बाहर प्रेजेंट होती है सेल वॉल, किन किन में, प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, फंजाई में प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था ये कि किस किस में सेल वॉल प्रेजेंट, किस में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, ये क्वेश्चन आया था, आंसर गया था ह्यूमंस, ठीक है। अब जब हमने ये समझ लिया है कि सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है तब हमारे लिए आंसर देना ईजी हो गया। इसी तरह आगे भी हम सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए जाएंगे कि अगर ये चीज़ है तो क्यों है, इसका फंक्शन क्या है। जब हम उसको समझ लेंगे तब हमारे लिए क्वेश्चंस के आंसर देना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, इजी मार्क्स हैं, ठीक है, समझते हुए चलेंगे। अब आता है एक टर्म प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ये 3 स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ठीक है। अगर कोई भी प्लांट सेल है, अगर उसमें पानी बाहर जा रहा है, पानी बाहर कब जाता है, जब वाटर की कंसंट्रेशन सेल में ज़्यादा है, बाहर कम है, ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन फ्रॉम टू अ लोअर कंसंट्रेशन हुआ यहाँ पे, तो सेल के जो कंपोनेंट्स का सेल वॉल से दूर हो जाना और एक साइड में आ जाना, देखो ये सब दूर होके यहाँ पे आ गए क्योंकि वाटर बाहर गया है, इस प्रोसेस को हमने बोला प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या, श्रिंकेज ऑफ ऑल द सेल कंपोनेंट्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। इसी सेल को हम बोलेंगे प्लाज्मोलाइज्ड सेल, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अगर पानी अंदर भी आ रहा है, पानी बाहर भी जा रहा है, कैसे मीडियम में पढ़ा था हमने, ये आइसोटोनिक मीडियम में पढ़ा था जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन बाहर और अंदर दोनों जगह इक्वल थी, राइट। ऐसे मीडियम में सेल को हम फ्लैसिड बोलेंगे, टर्म्स याद रखेंगे, ठीक है। कुछ नहीं हो रहा है उस सेल में, एक नेट इफेक्ट जो है वो 0 है, वाटर जितना अंदर जा रहा है उतना बाहर भी जा रहा है, ऐसे सेल को हम बोलते हैं फ्लैसिड। अब हाइपोटोनिक में मैंने बताया था, हाइपोटोनिक में क्या हुआ था कि यहाँ पे
अंदर आ रहा था पानी, स्वेल हो रहा था, ठीक है, सेल हमारा स्वेल हो रहा था, सेल यहाँ से बाहर की तरफ प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, और जो सेल वॉल है वो अंदर की तरफ प्रेशर लगा रही है, ठीक है, मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। ऐसे सेल को हम बोलते हैं टर्जिड। हाइपोटोनिक मीडियम में कैसा हो गया सेल? टर्जिड हो गया। आइसोटोनिक मीडियम में कैसा हो गया सेल? फ्लासिड हो गया। और हाइपरटोनिक में कैसा हो गया? प्लाज्मोलाइज्ड हो गया। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या? When a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. This phenomenon is known as plasmolysis. ठीक है, ये समझ में आ गया। ये टर्मिनोलॉजीज बहुत अच्छे से याद रखेंगे हम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ये बताया था कि एक अगर फैक्ट्री है, एक अगर कोई कंपनी है या फैक्ट्री है, उसमें अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, सबका एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। उसी तरह से हमारे सेल में अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। किसमें प्रेजेंट होती हैं? साइटोप्लाज्म में फैली हुई प्रेजेंट होती हैं वो, ठीक है। इन्हीं सेल ऑर्गेनेलीज के अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। ऐसे ही अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज को अभी हम पढ़ेंगे, उनके फंक्शंस को समझेंगे, उनके स्ट्रक्चर को समझेंगे, ठीक है। सेल ऑर्गेनेलीज पे सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं। कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं अब हम ये समझेंगे, ठीक है। हमारी सबसे पहला जो हमारा कैरेक्टर है मूवी का, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या? यहाँ पे खाली जगह है, ठीक है। देखो, एंडोप्लाज्मिक मतलब इनसाइड द प्लाज्मा, इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रेटिकुलम, रेटिकुलम मतलब ऐसा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वेसिकल्स के फॉर्म में जो इंटरकनेक्टेड है। और यहाँ पे है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास में ये जो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ट्यूब्स, शीट्स जो प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक, इनसाइड द प्लाज्मा, रेटिकुलम। रेटिकुलम मतलब ऐसा शीट्स, ट्यूब्स की तरह फैला हुआ, एक जाल जैसा फैला हुआ है, ठीक है, हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस के पास में। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन समझने से पहले हम ये समझते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स कौन कौन से होते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। देखो, ये हमारा रफ है और ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ है, रफ हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसकी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स क्या होता है? राइबोसोम्स वो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती हैं। अगर सेल में प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है तो वो होता है राइबोसोम्स के थ्रू। राइबोसोम्स अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे प्रेजेंट हैं तो उनको बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उसकी सरफेस खुरदुरी है, राइबोसोम्स उसके ऊपर बिखरे हुए हैं, ठीक है। अगर ऐसी स्मूथ सरफेस है तो उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस पे राइबोसोम्स नहीं है तो इसका प्रोटीन सिंथेसिस काम नहीं होगा, इसका काम होता है लिपिड्स का सिंथेसिस। तो मतलब दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुए, एक हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक हुआ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन हो जाता है प्रोटीन सिंथेसिस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन हो जाता है लिपिड सिंथेसिस। अब मैंने बताया था कि प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं कंपोनेंट्स एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर के सेल के। क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है लिपिड्स और प्रोटीन से। ये बताया था मैंने। जो लिपिड्स और प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए, ये जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इस वर्ड को ना हम बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्या होता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस? अगर लिपिड्स और प्रोटीन्स जा रहे हैं बनाने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू बनाए गए हैं हमारे प्रोटीन्स और लिपिड्स, इस प्रोसेस को हमने बोला है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। ये समझ में आ गया दो टाइप के
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आ गए। देखो ये न्यूक्लियस है, मैंने बताया था न्यूक्लियस के पास में ऐसा मेम्ब्रेन से बना हुआ एक ट्यूब लाइक, एक शीट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ठीक है, ऐसा दिख रहा है हमें, ट्यूब्स और शीट्स दिख रही हैं। अगर इस पे ये ऐसे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो इसको हमने बोला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ जिसकी सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं है। क्या क्या बना रहे थे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा था प्रोटीन्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा था लिपिड्स, ठीक है। इसको पढ़ते हैं अब क्या है। अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स, ऐसी ट्यूब्स एंड शीट्स जिसके आसपास मेम्ब्रेन है, ठीक है, उन ट्यूब्स एंड शीट्स के नेटवर्क को जो न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला गया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ठीक है। 2 टाइप्स होते हैं, SER एंड RER। RER जो होता है हैज रफ सरफेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स इन इट। राइबोसोम्स आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स आर सेंट टू वेरियस प्लेसेस। जहाँ पे भी सेल को ज़रूरत होती है प्रोटीन्स की, वो यहाँ से बन के चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी जो स्मूथ सरफेस होती है वो होती है राइबोसोम्स की एब्सेंस की वजह से, हेल्प करते हैं लिपिड फॉर्मेशन में, ठीक है। चलो अब हम समझते हैं क्या, अब हम समराइज करते हैं कि क्या हो गए हमारे फंक्शंस हो गए, लिपिड्स और प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया, और एक ऐसा ट्रांसपोर्ट करवा देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक ऐसा जाल जैसा बिछा हुआ है ना, तो जहाँ पे भी ज़रूरत होती है सेल में वहाँ पे इन चीज़ों को ट्रांसफ़र करवा देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस हो गए। अब देखो, अगर कोई चीज़ बन रही है सेल में तो उसको पैक करना ज़रूरी होगा, उसको मॉडिफाई करके पैक करके कहीं जगह भेजना है हमें, ठीक है। अगर कोई भी फैक्ट्री है जो कुछ चीज़ बना रही है तो हमें कोई ऐसा चाहिए जो उन चीज़ों को अच्छे से देख ले कि भैया ठीक है, अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो मॉडिफाई कर दे, उसको अच्छे से पैक कर दे वेसिकल्स के अंदर और भेज दे, राइट। तो ये काम हमारा कर रही है गोल्जी अपैरेटस। एक नई सेल ऑर्गेनली आती है, एक नया मेंबर आता है हमारी मूवी का, नया कैरेक्टर हमारा गोल्जी अपैरेटस। क्या कर रहा है ये कर रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाली चीज़ों का स्टोरेज, उनका मॉडिफिकेशन, उनका पैकेजिंग, ठीक है। ये करके भेज देता है सेल में जहाँ भी ज़रूरत होती है, ठीक है। गोल्जी अपैरेटस के स्ट्रक्चर को समझते हैं अब। ये जो ऐसी ट्यूब लाइक चीज़ें दिख रही है ना, इनको हम बोलते हैं सिस्टर्न। याद रखेंगे इस वर्ड को, याद रखेंगे। क्या हो गया, देखो गोल्जी अपैरेटस सिस्टर्न, ठीक है। एक वर्ड है जो क्वेश्चन बनाता है, बना सकता है, प्रोबेबल क्वेश्चन है, सिस्टर्नेज का बना होता है हमारा गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। अब इसमें यहाँ से आता है मटेरियल और यहाँ से चला जाता है। अब ये जो दोनों फेस हैं जो गोल्जी अपैरेटस के, इनके भी नाम है, इसको बोला जाता है सिस फेस और इसको बोला जाता है ट्रांस फेस। जहाँ से चीज़ें आ रही हैं उसको हमने बोला सिस फेस, जहाँ से चीज़ें जा रही हैं उसको हमने बोला ट्रांस फेस, ठीक है। चलो अब गोल्जी अपैरेटस का नाम इतना अजीब है, इसका मतलब क्या है? गोल्जी अपैरेटस का नाम एक साइंटिस्ट के ऊपर पड़ा है जिन्होंने डिस्कवर किया था गोल्जी अपैरेटस को। उनका नाम क्या था? कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी उन साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने डिस्कवर किया था सेल ऑर्गेनेली को, उसके ऊपर इनका नाम है, ठीक है। उसके बाद में सिस्टर्न्स का बना होता है, जैसा हमने देखा अलग अलग ये चीज़ें बनी हुई हैं, अलग अलग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, इन अलग अलग ट्यूब्स को हम बोलते हैं सिस्टर्न्स, ठीक है। उसके बाद में आता है मटेरियल सिंथेसाइज नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैक्ड एंड डिस्पैच टू वेरियस टारगेट्स। पैक हो रहा है, डिस्पैच हो रहा है, कौन काम कर रहा है? गोल्जी अपैरेटस, जैसा मैंने बताया, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। अब गोल्जी अपैरेटस का ना एक और फंक्शन हो जाता है कि वो क्या बना रहा है? लाइजोसोम्स बना रहा है। लाइजोसोम्स हमारी एक नई सेल ऑर्गेनली है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, याद रखना। लाइजोसोम्स बना रहा है, कॉम्प्लेक्स शुगर्स बना रहा है, सिंपल शुगर्स है, मतलब सिंपल शुगर्स का उसने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया, कॉम्प्लेक्स शुगर्स बना दिया, ठीक है। तो हमारा फैक्ट्री क्या हुआ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ।
पैकेजिंग, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन कौन कर रहा है? गोल्जी अपैरेटस कर रहा है। किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, ठीक है, समझते हुए चलना है, आंसर्स देना बहुत ईजी हो जाएगा। चलो अब हम पढ़ते हैं हमारी नया कैरेक्टर हमारा मूवी का, लाइजोसोम्स को समझते हैं हम कि लाइजोसोम्स क्या होते हैं। अब ये ऐसी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं? अगर सेल के अंदर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आ गया, ठीक है, अगर वो फॉरेन सब्सटेंस सेल को ज़रूरत नहीं है उस फॉरेन सब्सटेंस की, तो उसको हटाना पड़ेगा, उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो ये जो होते हैं ना लाइजोसोम्स, ये उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। या फिर अगर कोई भी सेल के अंदर की सेल ऑर्गेनेली है जो खराब हो गई है, उसको डाइजेस्ट करना है, तो ये काम करते हैं लाइजोसोम्स, ठीक है। तो क्या हो गया, इसका फंक्शन क्या हो गया? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम हो गया ये हमारा। अगर बाहर से कोई कचरा आ रहा है या फिर सेल के अंदर कुछ कचरा हो गया, कचरा मतलब सेल ऑर्गेनेली कोई खराब हो गई है, ठीक है, तो उसको कौन डाइजेस्ट कर लेगा? लाइजोसोम्स डाइजेस्ट कर लेंगे, ठीक है। ये इसका मेजर फंक्शन हो गया, समझते हैं। दीज हैव डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, डबल स्टार। अगर हमसे पूछा जाएगा वेस्ट डिस्पोजल कौन कर रहा है सेल के अंदर, कौन इस सिस्टम को मेंटेन कर रहा है, तो आंसर जाएगा लाइजोसोम्स। और लाइजोसोम्स किसने बनाए थे? लाइजोसोम्स बनाए थे गोल्जी अपैरेटस ने, ठीक है, ये समझ आ गया। अब देखते हैं, लाइजोसोम्स हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वर्न आउट सेल ऑर्गेनेलीज। ये मैंने समझा दिया था। उसके बाद में इट इज नोन एज अ सुसाइड बैग ऑफ द सेल। आप इसे सुसाइड बैग क्यों बोला जा रहा है? सपोज कोई सेल हमारा पूरा डैमेज हो गया है, ठीक है, उसको हटाना है, तो ये जो लाइजोसोम्स होते हैं जो वेसिकल्स के अंदर बंद होते हैं, ये फट जाते हैं। और जब फट जाते हैं तब इसके अंदर के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो प्रेजेंट थे ना, जो डाइजेस्ट कर रहे थे सारे मटेरियल को, सारे वेस्ट मटेरियल को, वो पूरे सेल में स्प्रेड हो जाएंगे। पूरे सेल में अगर स्प्रेड हो रहे हैं तो पूरे सेल को ये डाइजेस्ट कर लेंगे, ठीक है। जब पूरे सेल को ये डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसी को बोलते हैं सुसाइड, खुद को खत्म कर लिया, तो लाइजोसोम्स को बोलते हैं सुसाइड बैग। इस पे ना ट्रिपल स्टार बना लो, क्योंकि यार ये 3 बार आया है सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, अगर तुम पलट के देखोगे तो उसमें 3 बार ये क्वेश्चन आया है कि सुसाइड बैग्स कौन है। सिंपल लाइजोसोम्स है। हमने समझ लिया लाइजोसोम का फंक्शन क्या होता है, तो हमारे लिए बताना काफ़ी ईजी हो गया, ठीक है। लाइजोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। सेल अगर डैमेज हो गया, वो फट जाता है, पूरा सेल डाइजेस्ट हो जाता है, सुसाइड हो जाता है सेल का, इसीलिए लाइजोसोम्स को सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में These enzymes are made by rough endoplasmic reticulum। अब ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना रहा था? प्रोटीन्स बना रहा था, ठीक है। एंजाइम्स क्या होते हैं? एक टाइप के प्रोटीन ही होते हैं, ठीक है। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स किसने बनाए? ये बनाए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से जब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स बन के आए, उनको गोल्जी अपैरेटस ने वेसिकल में पैक किया, बना क्या? लाइजोसोम्स बन गए, ठीक है। समझ में आ गया? ये हमारी एक सेल ऑर्गेनेली यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब नए मेंबर की तरफ बढ़ते हैं। नया मेंबर है हमारा वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है? जैसे हमारे घर में अलमारी होती है, अलमारी में हम मतलब अपनी बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको रखते हैं। वही अलमारी जो सेल की है उसको हमने बोला है वैक्यूल, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन स्टोरेज। वैक्यूल का क्या फंक्शन हो गया? डबल स्टार बना लो कि इट हेल्प्स इन स्टोरेज। लेकिन एक बात हम इसमें याद रखेंगे, एनिमल सेल्स में वैक्यूल का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू प्लांट सेल्स, क्योंकि प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल का साइज होता है वो 50 से 90% ऑफ द एरिया कवर कर लेता है सेल का, ठीक है। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे कि एनिमल्स में वैक्यूल्स का साइज कंपैरेटिवली स्मॉलर है। ये भी क्वेश्चन आया था, इसीलिए इसको अच्छे से याद रखेंगे। अब ये स्टोरेज में भी हेल्प करता है, साथ में ये रिजिडिटी और टर्जिडिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्या क्या फंक्शंस हो गए? स्टोरेज में हेल्प कर रहा है, रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है, टर्जिडिटी प्रोवाइड कर रहा है सेल को, ठीक है। उसके अलावा हमें ये समझना है कि जो प्लांट सेल में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं
वो वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। जैसे अमीनो एसिड्स, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स, सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ों का खजाना जो रखता है अपना प्लांट सेल, वो रखता है वैक्यूल के अंदर। इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो उसके अंदर रखता है, इसीलिए प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है वैक्यूल का साइज एज कम्पेयर टू द एनिमल सेल। मैंने क्या बताया, 50 to 90% एरिया कवर कर रहा है वो। देखो ये एक एनिमल सेल है, ये एक प्लांट सेल है, ठीक है। एनिमल सेल में यहाँ पे एक छोटा सा प्रेजेंट होगा वैक्यूल, प्लांट सेल में ये पूरा वैक्यूल है, ये दिख रहा है, ये हमारा वैक्यूल है, अराउंड 80-90% कवर कर रहा है। ये डिफरेंस हम अच्छी तरह से याद रखेंगे, ठीक है। चलो अब नया कैरेक्टर, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये एक हमारी ऐसी सेल ऑर्गेनली है जिसको हम बोल सकते हैं हमारे सेल का बैंक, ठीक है। अब सेल में अगर कुछ भी नया कंपोनेंट बन रहा है या फिर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई मैकेनिकल काम हो रहा है, तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब एनर्जी जो देता है वो देता है माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे हमें कुछ भी काम करने के लिए पैसों की ज़रूरत है, कुछ भी खरीदने के लिए, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी की करेंसी बनाता है। उस एनर्जी करेंसी को हम बोलते हैं एटीपी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी की करेंसी बना रहा है उसको हमने बोला एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया वो है जो एटीपी बना रहा है, एटीपी हमें देता है एनर्जी सेल को, ठीक है, जो डिफरेंट कामों में यूज होती है, ये हम याद रखेंगे। अब इसमें डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है, इसके ऊपर डबल स्टार बना लेना। डबल मेम्ब्रेन हमने और किस में पढ़ी थी, न्यूक्लियस में पढ़ी थी, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सिंस ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ट्रिपल स्टार, 2 बार क्वेश्चन आया है सीडीएस में। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी करेंसी प्रोवाइड कर रहा है, एटीपी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब दिस एनर्जी इज यूज्ड टू मेक न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड कैरिंग आउट द मैकेनिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, ठीक है, ये बताया था मैंने। अब ना माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये रही आउटर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन जो होती है ना वैसी फोल्डेड प्रेजेंट होती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, डबल मेम्ब्रेन है सबसे पहली बात, इनर मेम्ब्रेन इतनी फोल्डेड क्यों है। अगर मैं ये बाहर वाली लेयर को अंदर वाली लेयर को ऐसे खोल दूँ तो बड़ी जो अंदर वाली जो लेयर होगी, जो इनर मेम्ब्रेन है जिसमें बहुत सारे फोल्ड्स हैं, वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मतलब फोल्ड्स ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं, ज़्यादा सरफेस एरिया का मतलब ज़्यादा एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ज़्यादा एटीपीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इनर मेम्ब्रेन जो रहती है वो फोल्डेड रहती है, हम इस चीज़ को याद रखेंगे। 2 मेम्ब्रेन्स, आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये फोल्डेड रहती है। इसका एक डायग्राम बता देती हूँ, उससे समझ में आ जाएगा, देखो, ठीक है। ये रही आउटर मेम्ब्रेन, ये रही इनर मेम्ब्रेन, जो बहुत सारे फोल्ड्स दिख रहे हैं। अब हमने गोल्जी अपैरेटस में पढ़ा था सिस्टर्न्स, ठीक है। यहाँ पे क्रिस्टे बनते हैं, 2 अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं। गोल्जी अपैरेटस में हमने पढ़ा था सिस्टर्न्स, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टे। याद कैसे रखें, गोल्जी को अपनी बहन मान लो, सिस्टर्न्स, सिस्टर मतलब थोड़ा सा लेम सा एग्जाम्पल है, लेकिन याद रख सकते हैं इस चीज़ से कि गोल्जी अपैरेटस में हमें देखने को मिले थे सिस्टर्न्स, और जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो फोल्ड्स होते हैं इनको हमने बोला क्रिस्टे, ठीक है। ये समझ में आ गया, स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। अब इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके खुद का डीएनए होता है इसमें, और इसमें खुद के राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स भी एक टाइप की सेल ऑर्गेनली है जो प्रोटीन्स बना रही थी। इसमें खुद का डीएनए भी होता है और खुद के राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। इस पे डबल स्टार बना लो, रिपीटेडली आया है ये सीडीएस में, सेम क्वेश्चन उठ के आ रहा है, ठीक है। 2 बार सेम ही क्वेश्चन उठ के आया है, क्या कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनलीज होते हैं जिनमें
डीएनए खुद का होता है, राइबोसोम होता है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया आंसर किया था। ठीक है, चलो अब समझते हैं, हम अगले कैरेक्टर को पढ़ते हैं। अगला कैरेक्टर है हमारा प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सिर्फ प्लांट सेल्स में, एनिमल सेल्स में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखेंगे, डबल स्टार मार्क कर लो, सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। अब प्लास्टिड्स जो होते हैं उसके दो प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक क्रोमोप्लास्ट होता है और एक ल्यूकोप्लास्ट होता है। अलग अलग नाम क्यों, ये समझते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट होता है ना, क्रोमोप्लास्ट में होते हैं कलर्ड पिगमेंट्स, और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है। ठीक है, अगर कलर्ड पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, सॉरी, और अगर कलरलेस है तो उसको हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखा हुआ है, यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट मतलब कलर्ड पिगमेंट्स होंगे, ल्यूकोप्लास्ट का मतलब कलरलेस होगा। अब इनके फंक्शंस को समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट को। इसमें अगर कलरलेस पिगमेंट्स हैं, कलरलेस मतलब कुछ है ही नहीं, पिगमेंट्स तो क्या कलरलेस होता है। ठीक है, इसका मेजर फंक्शन होता है स्टोरेज। ल्यूकोप्लास्ट का हम मेजर फंक्शन याद रखेंगे, स्टोरेज। हमने स्टोरेज के लिए एक और सेल ऑर्गेनेल पढ़ी थी। ठीक है, क्या पढ़ी थी? वैक्यूल पढ़ी थी, राइट। वैसे ही स्टोरेज का काम प्लास्टिड्स में ल्यूकोप्लास्ट का भी होता है, कलरलेस होता है, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, याद रखेंगे। मेजर फंक्शन हो गया स्टोरेज। किसका स्टोरेज कर रहा है? स्टार्च का कर रहा है, ऑयल का कर रहा है, प्रोटीन्स का कर रहा है। ठीक है, अब हम समझते हैं क्रोमोप्लास्ट को। अब क्रोमोप्लास्ट में एक स्पेशल होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है ग्रीन पिगमेंट। इस ग्रीन पिगमेंट को हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बताया मैंने? क्रोमोप्लास्ट होता है, उसमें कलर्ड पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कलर्ड पिगमेंट्स में ग्रीन पिगमेंट वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। जो ग्रीन पिगमेंट है उसका नाम होता है क्लोरोफिल। अब किस काम आता है ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है? ये काम आता है हमारे फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्लांट्स जो सनलाइट लेते हैं, सनलाइट की एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं अपने खाने में। The conversion of the light, the sunlight into food by the plants is known as photosynthesis. photosynthesis में काम कौन आ रहा है? क्लोरोप्लास्ट काम आ रहा है। ठीक है, क्लोरोफिल जो उसके अंदर का पिगमेंट है वही हेल्प करता है इस प्रोसेस में। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट with the green pigment chlorophyll are known as chloroplast. These help the cell in photosynthesis. photosynthesis मैंने बता दिया। अब प्लास्टिड्स आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब प्लास्टिड्स का भी कुछ कुछ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही होता है। ठीक है, और इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स होते हैं। मतलब खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स होने वाले दो सेल ऑर्गेनेल्स हमारे पास कौन कौन से हो जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है और प्लास्टिड्स हो जाते हैं। ठीक है, देखो ये कुछ माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ही स्ट्रक्चर है, ये है हमारे प्लास्टिड्स। ठीक है, हमें यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, देखते हैं कितना समझ में आया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, विच प्लास्टिड्स आर कलरलेस? अभी जस्ट पढ़ाया, कौन से प्लास्टिड्स कलरलेस होते हैं? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ऑल ऑफ द अबव। अब क्रोमोप्लास्ट में हमने पहले ही बता दिया था कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं। क्रोमोप्लास्ट का एक टाइप होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट था। ल्यूकोप्लास्ट एक ऐसा पिगमेंट था, एक ऐसा प्लास्टिड था जो कलरलेस था और इसका फंक्शन था स्टोरेज। तो आंसर क्या गया हमारा? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, चलो, the phenomenon where cytoplasms shrink in a hypertonic medium is known as। अब अगर हाइपरटोनिक मीडियम में अगर हमने एक सेल को रख दिया, ठीक है, पानी उससे बाहर चला गया, जो सेल के जो कंपोनेंट्स हैं वो श्रिंक हो गए, सेल वॉल से दूर हो गए। क्या बताया था मैंने? प्लाज्मोलाइसिस बताया था, राइट। प्लाज्मोलाइसिस बताया था मैंने।
कि अगर एक सेल को हमने डाल दिया हाइपोटोनिक मीडियम में, पानी उससे बाहर चला गया, सेल श्रिंक हो गया, सेल के सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो सेल वॉल से दूर हो गए, प्लाज्मोलाइज्ड सेल था, आंसर गया प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, चलो अब डैश इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी हमने किसको बोला था? एनर्जी करेंसी सबसे पहले बना कौन रहा था? बना माइटोकॉन्ड्रिया रहा था, तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये पूछा गया है कि किसको हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं भाई, ये तो प्रोटीन्स और लिपिड्स बना रहा था। ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं था, एटीपी आंसर था। एनर्जी करेंसी माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा था, एनर्जी करेंसी। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा बैंक था, पावर हाउस ऑफ द सेल था, क्या बना रहा है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बना रहा है, एटीपी बना रहा है, जिनको हमने बोला था एनर्जी करेंसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैश इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, प्रीवियस क्वेश्चन से ही आया है। सिंपल आंसर माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी इजी, सिंपल प्लेन क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। इतने प्लेन क्वेश्चंस तो हम गलत करके आना अफोर्ड नहीं कर सकते यार, समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एटीपी को हमने बोला था क्या? एनर्जी करेंसी। ठीक है, लाइसोसोम्स का क्या फंक्शन बताया था? सुसाइडल बैग्स बोला था हमने लाइसोसोम्स को, ये भी क्वेश्चन आया था। सुसाइडल बैग्स बोला था क्योंकि इसमें प्रेजेंट थे क्या? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, और जब सेल खराब हो रहा था, ये फट जा रहा था, डाइजेस्टिव एंजाइम्स फैल जा रहे थे, ठीक है, और सेल का सुसाइड हो रहा था, तो सुसाइडल बैग्स इसको बोला हमने, लाइसोसोम्स को बोला। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स तो होंगे नहीं आंसर। ठीक है, चलो अब द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, thereby equalizing the water concentration is called as what? अब पानी का मूवमेंट अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल क्या है? सेमी परमिएबल का मतलब है सिलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, किसी किसी पार्टिकल को आने या जाने दे रही है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस अगर पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है, वाटर का अगर मूवमेंट हो रहा है, तो हमने उसको बोला था ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक स्पेशल केस था डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन का मतलब क्या हो रहा था कि गैसेस का मूवमेंट हो रहा है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। अगर यही वाटर का मूवमेंट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ। अब राइबोसोम्स हमने बहुत सारी जगह पढ़ा। राइबोसोम हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, प्लास्टिड्स में भी होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ बनाने वाला जो चीज़ था वो था हमारा राइबोसोम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक का रेटिकुलम का मतलब मैंने फंक्शन बताया था ना, क्या फंक्शन था? प्रोटीन्स बना रहा था, मतलब राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, दूसरे ऑप्शंस को भी देखते हैं। फोटोसिंथेसिस कौन करवा रहा था? प्लास्टिड करवा रहा था। प्लास्टिड प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, जिसमें क्रोमोप्लास्ट था। क्रोमोप्लास्ट का एक टाइप क्लोरोप्लास्ट था। क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट था हमारा ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, राइट? यही करवा रहा था फोटोसिंथेसिस। चलो आगे। द बैरियर बिटवीन द प्रोटोप्लाज्म एंड द आउटर एनवायरनमेंट इन द एनिमल सेल, क्या लिखा हुआ है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मैंने क्या बताया था? सेल के अंदर का जो पूरा लिविंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो सारे सेल ऑर्गेनेल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सब कुछ प्रेजेंट है, उसको हमने कंबाइंडली क्या बोला था? प्रोटोप्लाज्म बोला था। ठीक है, तो इसमें है द बैरियर बिटवीन द प्रोटोप्लाज्म एंड द आउटर एनवायरनमेंट, मतलब इस कमरे की दीवार। क्या बताई थी इस कमरे की दीवार? मैंने बताई थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल वॉल तो हमारा पहले ही कैंसिल हो जाता है क्योंकि एनिमल सेल पूछा है। एनिमल सेल में सेल वॉल होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि मैंने वो बारिश वाला एग्जाम्पल बताया था, एनिमल्स शेड में चले जाएंगे, हाइपोटोनिक मीडियम होगा जिसमें सेल में अंदर पानी आता है, सेल स्वेल होता है। ठीक है, लेकिन एनिमल्स तो बच गए भाई, राइट? तो प्लांट सेल्स को ज़रूरत थी, प्लांट सेल्स के बाहर एक आउटर कवरिंग थी, सेल वॉल प्रेजेंट थी जो उसको प्रिवेंट कर रही थी हाइपोटोनिक मीडियम से, राइट? तो सेल वॉल तो पहले ही कैंसिल हो गया था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के आसपास होती है, ठीक है, और साइटोप्लाज्म हमारा वो फ्लूइड कंटेंट होता है सेल का जिसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, राइट?
ये क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। क्या है वो बैरियर जो प्रोटोप्लाज्म को आउटर एनवायरनमेंट से सेपरेट कर रहा है? वो है ये दीवार, और दीवार क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी वो दीवार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। शेप एंड साइज ऑफ द सेल आर डिपेंडेंट ऑन देयर व्हाट? अब मैंने स्टार्टिंग में ये बताया था कि अलग अलग जो सेल्स होते हैं, ठीक है, उनका अलग अलग शेप होता है, उनका अलग अलग साइज होता है। मैंने ये बताया था कि सारे अगर सेल्स एक जैसे होते तो हमारे लिए ईजी हो जाता याद करना, लेकिन फिर भी अलग अलग साइजेस के हैं, अलग अलग शेप्स के हैं। क्यों है? मैंने एक ब्रेन सेल का एग्जाम्पल बताया था, उनके फंक्शन की वजह से हैं। आंसर जाएगा फंक्शन। अलग अलग शेप्स एंड साइजेस क्यों हैं? क्योंकि उनको अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, उनकी अलग अलग ड्यूटीज़ हैं। उनको परफॉर्म करने के लिए, उसको अडेप्ट करने के लिए उनके अलग अलग शेप्स, उनके अलग अलग साइजेस होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अभी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिनसे हमें थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हमसे एग्जाम में। ठीक है, ये हम समझते हैं। पहला क्वेश्चन, सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? सेल वॉल किस में प्रेजेंट नहीं होती है? लेक्चर के टाइम भी मैंने ये बताया था कि ये क्वेश्चन आया था। प्लांट्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस, बैक्टीरिया, फंजाई। प्लांट्स, ह्यूमंस, बैक्टीरिया, फंजाई, इसमें ह्यूमंस गया था आंसर, हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों चीज़ों में हम एक बार कंपोनेंट्स को रिवाइज कर लेते हैं कि किस किस चीज़ की बनी होती है सेल वॉल। देखो, प्लांट्स में ये बनी होती है सेलुलोज की, ठीक है, बैक्टीरिया में ये बनी थी पेप्टिडोग्लाइकन्स की, और फंजाई में ये बनी थी काइटिन की। ठीक है, कंपोनेंट्स ध्यान रखेंगे अच्छे से। सेल वॉल किस किस में प्रेजेंट थी? प्लांट्स में प्रेजेंट थी, फंजाई में प्रेजेंट थी, बैक्टीरिया में प्रेजेंट थी। कंपोनेंट्स ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, विच सेल ऑर्गेनेलीज हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम? ट्रिपल स्टार लगवाया था मैंने। कौन कौन से थे? माइटोकॉन्ड्रिया था, प्लास्टिड था। किस उसमें दिख रहे हैं ऑप्शंस में? इसमें दिख रहे हैं। आंसर क्या? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। सीधे उठ के आ रहे हैं क्वेश्चन इस तरह से, इसीलिए समझ लो अच्छे से पढ़ लो, दिमाग में बिठाते जाओ उन चीज़ों को। ठीक है, सीधे क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट टिक कर सकता है, सीधे नंबर अपने होंगे। ठीक है, चलो। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स। सारे ऑप्शंस को एक एक करके देखते हैं। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेल वॉल। इसमें क्या गलत है? सेल वॉल गलत है। सेल वॉल के थ्रू नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट, लोअर कंसंट्रेशन टू इट्स हायर कंसंट्रेशन। आगे ही पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने क्या बताया था? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है। अब वो कमरे का अगर गेट खोल देंगे तो जिस कमरे में सिर्फ 2-3 लोग थे वो तो जाएंगे नहीं उस भीड़ में और आगे बढ़ने। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से ही लोअर कंसंट्रेशन में मूव करेंगे। तो आंसर क्या गया? लोअर कंसंट्रेशन से टू हायर कंसंट्रेशन, ये तो नहीं गया आंसर हमारा। ठीक है, ये वाला भी कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन, हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ फुली परमिएबल मेम्ब्रेन। नहीं, मैंने बताया था सेमी परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फुली परमिएबल नहीं है। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन ही बचता है हमारा, ये भी कैंसिल हो गया, तो इसको अपन अपने आप ही करेक्ट कर सकते हैं। पढ़ लेते हैं। हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एग्जैक्टली। Osmosis was the movement of water from the higher concentration to the lower concentration, right? Chalo. Through a semi-permeable membrane. Next question. Chlorophyll and photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। चलो, एक चीज़ मैं यहाँ पे समझाऊँ। प्रोकैरियोटिक जो थे हमारे सारे ऑर्गेनिजम्स, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है, उसमें सेल ऑर्गेनेलीज ऐसे जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वो प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, रुको मैं समझाती हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे इसमें। मेम्ब्रेन वाले जो सारे सेल ऑर्गेनेलीज है ना, जो मेम्ब्रेन बाउंड है, वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। नॉट इन प्रोकैरियोट्स। राइबोसोम प्रेजेंट होता है सिर्फ प्रोकैरियोट्स में। क्या प्रेजेंट होता है?
राइबोसोम प्रेजेंट होता है। मैंने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर समझाया था, उसमें राइबोसोम था, ठीक है, तो सिर्फ राइबोसोम प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में। दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज राइबोसोम में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। अब क्लोरोफिल एंड फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद। अब देखो पहला ऑप्शन क्या है, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स प्लांट सेल्स में था, इसमें नहीं था, कैंसिल। मेम्ब्रेनस वेसिकल्स आते हैं इसमें। न्यूक्लियोइड क्या था, न्यूक्लियोइड था प्रोकैरियोटिक्स का वो रीजन जो न्यूक्लियस में मतलब वेल डिफाइंड नहीं है, जिसके आसपास मेम्ब्रेन नहीं है, इसीलिए हमने न्यूक्लियर वाले रीजन को बोला था प्रोकैरियोटिक्स में न्यूक्लियोइड। इसका फंक्शन तो क्या था, इसमें डीएनए वगैरह होता है, तो इसमें इनहेरिटेंस का फंक्शन होता है, राइट। तो ये तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। क्रोमोसोम्स वही इनहेरिटेंस में, तो आंसर क्या जाता है हमारा, मेम्ब्रेनस वेसिकल्स, ठीक है। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें एलिमिनेशन की तरह से हम आगे बढ़ेंगे, एलिमिनेट करते जाएंगे ऑप्शंस को। चलो यहाँ पे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने कुछ देखे, और भी जो प्रोबेबिलिटी जिन क्वेश्चंस की बनती है हमने उनको भी समझा, राइट। पूरे चैप्टर को हमने धीरे धीरे करके अलग अलग कैरेक्टर्स पढ़े हमारे मूवी के। अच्छे से इनको पूरी स्लाइड को देख लीजिएगा, वापस अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, इसी में से क्वेश्चंस बनेंगे। एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बुक है एक, उसमें सीधी सीधी लाइंस लिखी हुई हैं, वही मैंने अपनी स्लाइड में भी कुछ इंक्लूड की हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी इंक्लूड किए हैं, इन्हीं को साथ में लेकर चलेंगे तो हमारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से बन जाएंगे, ठीक है। अब आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, आगे हम पढ़ेंगे सेल्स के ग्रुप को। सेल्स के ग्रुप को हम बोलते हैं टिश्यूज़, और प्लांट्स में और एनिमल्स में व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ और क्यों है ये डिफरेंस, हम ये सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। वंदे मातरम।